गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चक्रधरपुर डिवीजन साउथ ईस्टर्न रेलवे टेक्नीशियन 3 CNW डिपार्टमेंटल सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आप लोग का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था, तो सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए ताकि बढ़िया से समझ पाएंगे। तो चलिए आज का सेशन को शुरू करते हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 56 में। If an article sold for 100 rupees, then there is a gain of 20 rupees. Which of the following is gain percentage? यदि कोई वस्तु 100 रुपये में बेची जाती है तो उसमें फिर 20 रुपये का लाभ होता है, तो निम्न में से कौन सा लाभ प्रतिशत होगा? तो सिंपली इसको हम लोग निकालेंगे। तो यहीं पर देख लीजिए, जैसे कि यहीं पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ₹100 दिया हुआ है। इसमें जो गेन या प्रॉफिट मिला है ये 20 रुपया है। तो वहीं पर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, जो कि सेलिंग प्राइस माइनस गेन, कितना प्रॉफिट हुआ है, जो कि 100 माइनस 20, जो कि 80 रुपया हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे या गेन परसेंट निकालेंगे। तो जैसे कि ये हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आप लोग जानते ही हैं। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आप लोग का निकल जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 4 से आप लोग डिवाइड कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो यहीं पर ये 25% हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए 25%। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ x प्लस ए एंड x प्लस बी? तो यहीं पर सिंपल एक आप लोग का ये भी मैथ है, ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसमें आप लोग एक्स के साथ एक बार एक्स प्लस बी को गुना कीजिए, प्लस ए के साथ और एक बार एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कंडीशन में आप लोग का ये निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी निकल जाएगा। तो इसको सिंपली हम लोग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी को कॉमन ले लीजिए। एक्स आप लोग का ए प्लस बी को ब्रैकेट में रखिए, एक्स को कॉमन लीजिए, प्लस ए बी हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये आप लोग का ऑप्शन देख लीजिए डी में है। इफ 200 स्टूडेंट filled the form for entrance test and 180 appeared in the test, out of which only 70% have passed the test, then the number of students who failed in the test are। यदि 200 छात्रों ने प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरा है और इसमें 180 परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, जिनके केवल 70% ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो परीक्षा में असफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगा? तो यहीं पर आप लोग का दे दिया है, आप लोग का पास परसेंटेज दे दिया है 70%, जो कि आप लोग का पास परसेंट जो दिया है, ये जो आप लोग का एंट्रेंस टेस्ट में जो आप लोग का अपियर हुए हैं, टोटल 200 स्टूडेंट है। यहीं पर देख लीजिए टोटल 200 स्टूडेंट, इसमें अपियर कितना किए हैं, एग्ज़ाम दिए हैं 180,
तो यहीं पर आप लोग का जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं, अपियर किए हुए हैं, इसका 70% पास किए हुए हैं, 70% पास हुए हैं। तो यहीं पर आप लोग को क्या निकालना है, जो यहीं पर आप लोग का स्टूडेंट जो है कितना संख्या में ये आप लोग का फेल हुए हैं। फेल स्टूडेंट कितना है, यहीं पर यही आप लोग को निकालना है। तो यहीं पर देख लीजिए, यहीं पर जो पास हुए हैं एंट्रेंस टेस्ट में, ये 70% है। किसका 70% है? ये 180 जो एग्ज़ाम अपियर के थे, एग्ज़ाम में बैठे थे, तो ये आप लोग का सिंपल निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 126। तो यहीं पर फेल कितने हुए हैं, फेल स्टूडेंट कितना है, 180 अपियर किए थे, इसमें से पास किए हैं 126, तो फेल हुए हैं कितना, 54। ऑप्शन बी के साथ चलिए, सिंपल मैथ है, आराम से कर सकते हैं। Width of a rectangle is 10 centimeter less than the its length and its perimeter is 50 centimeter, then the width of the rectangle is। यदि आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है तो उसका जो परिमाप 50 सेंटीमीटर है। तो ये कंडीशन में आपको आयत की ये आप लोग का चौड़ाई पूछा है। तो ये कंडीशन में देखिए एक रेक्टेंगल है, सिंपल इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल में आपका यहीं पर विड्थ दिया है, तो आप लोग का लेंथ निकाल के इसका इसके साथ साथ इसका जो पेरीमीटर दे दिया है, इसको कंपेयर करके आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए कि जो लेंथ है इसको आप लोग x समझ लीजिए, लेंथ को हम लोग x समझेंगे। तो यहीं पर जो विड्थ दिया हुआ है लेंथ से 10 सेंटीमीटर कम है, तो विड्थ कितना हो जाएगा, x माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर लेंथ अगर आप लोग का l जो है x सेंटीमीटर आप पकड़ रहे हैं सपोज, तो यहीं पर आप लोग का विड्थ कितना हो जाएगा, ये विड्थ हो जाएगा x माइनस 10 सेंटीमीटर। तो जैसे कि फार्मूला के अनुसार आप लोग का पेरीमीटर दे दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो ये फार्मूला होता है पेरीमीटर का 2 इंटू यहीं पर लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसको आप पेरीमीटर का फार्मूला है, इसके बराबर ये 50 सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू लेंथ दे दिया है x सेंटीमीटर प्लस विड्थ या ब्रेथ दे दिया है x माइनस 10 सेंटीमीटर, ये बराबर ये 50 हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 10 बराबर ये 50 हो जाएगा। इसको फिर से सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 20 बराबर ये 50 हो जाएगा। इसके बाद इसको फिर से सॉल्व कर दीजिए ये इक्वेशन को, तो यहीं पर 4x इक्वल टू 70, तो यहीं पर x का वैल्यू 70/4 जो कि 17.5 सेंटीमीटर। तो यहीं पर देख लीजिए आंसर क्या होगा, यहीं पर आंसर ऐसा ऑप्शन मैचिंग नहीं है, शायद ये 17.5 था जो कि 7.5 हो गया है। तो इसके बारे में भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 13x माइनस 6y इज इक्वल टू 20 और एक इक्वेशन 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। तो इसी को आप लोग सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालिए। तो ऐसा तो मैथ किए होंगे, तो यहीं पर देख लेते हैं। यहीं पर आप लोग का दिया है 13x माइनस 6y बराबर ये 20 है, पकड़ लीजिए। ये इक्वेशन 1 पकड़ते हैं। इसी हिसाब से आप लोग का और एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहीं पर दिया हुआ है 7x प्लस 4y
बराबर 18 दिया हुआ है। इसको इक्वेशन 2 पकड़ते हैं। तो ये दोनों को कोई भी x और y का वैल्यू को बराबर करने का कोशिश करेंगे। इसके लिए कोई भी डिजिट में आप लोग को मल्टीप्लाई करके सेम करना पड़ेगा। इसके बाद प्लस या माइनस करके कोई भी आप लोग का x का पहले वैल्यू निकालिए या y का निकालिए। इसी हिसाब से आप लोग x और y का निकाल पाएंगे। तो सपोज यहीं पर हम लोग जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 52x माइनस 24y, इसका बराबर ये हो जाएगा 80। इसके बाद इक्वेशन जो 2 है इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहीं पर आप लोग का और एक इक्वेशन बन जाएगा जो कि 42x प्लस 24y बराबर 108 हो जाएगा। तो इसको आप लोग काट दीजिए। यहीं पर ये दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे। तो प्लस करने से ये क्या होगा, प्लस 24y माइनस 24y ये कट जाएगा। तो यहीं पर 94x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 188। तो यहीं पर आप लोग x का वैल्यू निकाल लीजिए 188/94, जो कि ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकल गया। इसके बाद आप कोई भी इक्वेशन में इसको डाल दीजिए x का वैल्यू को। तो ये आप लोग का y का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। जैसे कि पकड़ लीजिए यहीं पर 13x माइनस 6y इक्वल टू 20। तो यहीं पर आप लोग जो x का वैल्यू को डाल दीजिए तो y का वैल्यू निकल जाएगा 13 इंटू 2 माइनस 6y इक्वल टू 20। तो यहीं पर आप लोग का इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने से y का वैल्यू आप लोग का y निकल जाएगा। इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहीं पर x का वैल्यू 2 निकल गया और y का वैल्यू 1 निकल गया। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए। ऐसा ऑप्शन आप लोग का ऑप्शन 1 में है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपुल LCM ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर एंड 2 क्यूब इंटू 4 क्यूब। तो इसी का ही आप लोग का ये LCM निकालने के लिए बोला है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपुल। तो इसको आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, जो कि 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 + 16 जो कि 64 होता है। और 2 क्यूब इंटू 4 क्यूब दिया है जो कि आप लोग का 8। सॉरी फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई है 4 इंटू 16। 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 4 गुना 16 64 हो जाएगा। इसके बाद 2 क्यूब इंटू 4 क्यूब ये हो जाएगा 8 इंटू 64 512। तो ये दोनों का 64 और 512 512 का आप लोग LCM निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल जैसे कि स्टेप बाय हम लोग निकालते हैं। ये 2 से ही आप लोग डिवाइड करते चलिए। तो ये डिवाइड कर करके चलिए। तो यहीं पर आप लोग का LCM निकाल सकते हैं। ये टोटल को आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहीं पर 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करते हुए चलिए। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देने से ये निकल जाएगा 512 जो कि LCM होगा। तो यहीं पर आप लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा 512, ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो इसी प्रकार का मैथ आप लोग इजीली कर सकते हैं।
व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ सीसी रैक बीएलसी। तो यहीं पर देखिए बीएलसी बगी लो प्लेटफॉर्म हेड कंटेनर, जिसमें आप लोग का कंटेनर ट्रांसपोर्ट होता है, सीसी रैक के लिए, क्लोज सर्किट रैक के लिए बीपीसी वैलिडिटी पूछ रहे हैं। तो यहीं पर ये इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक आप लोग का ए कैटेगरी डिपो रहेगा, ए कैटेगरी यार्ड। तो ये कंडीशन में बीपीसी का जो वैलिडिटी होगा ये 30 डेज होगा या 6000 किलोमीटर। और एक स्पेशल ए कैटेगरी का यार्ड होगा या डिपो होगा, जिसमें बीपीसी का सीसी रैक बीपीसी का वैलिडिटी 35 डेज या 7500 किलोमीटर। तो यही होता है आप लोग का सीसी रैक बीएलसी के लिए, क्लोज सर्किट ट्रैक बीएलसी ट्रेन के लिए, रैक के लिए बीपीसी का वैलिडिटी, बीपीसी का वैधता यही होता है, जो कि यहीं पर ऑप्शन में नहीं है। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए क्या हो सकता है। अगर कुछ लेटेस्ट, अगर आरडीएसओ कुछ गाइडलाइन इसके अनुसार कर कुछ अगर बीपीसी का वैलिडिटी बढ़ा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। कलर ऑफ ब्रेक पावर सर्टिफिकेट एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन एंड टू एंड ब्रेक। तो यहीं पर देखिए एयर ब्रेक गुड्स ट्रेन एंड टू एंड इंटेंसिव रैक के लिए यहीं पर बीपीसी का कलर पूछ रहे हैं, जो कि यहीं पर ग्रीन होता है। लेकिन किसी कारण अगर ग्रीन आप लोग का पेपर अवेलेबल नहीं है तो ये कंडीशन में ये वाइट कलर का बीपीसी में भी इसको बनाया जाता है। लेकिन आजकल आप लोग का एफएमएम में बीपीसी निकल रहा है, एफएमएम। तो ये आप लोग का एफएमएम मॉड्यूल में जो निकल रहा है, एफएमएम सॉफ्टवेयर में निकल रहा है, तो इसमें आप लोग का जो भी बीपीसी निकलेगा सब प्रकार का बीपीसी का, सभी प्रकार का बीपीसी का कलर जो होगा ये वाइट होता है। तो ये भी ज़रूर आप लोग ध्यान में रखें। ये आप लोग का सीसी रैक हो या प्रीमियम हो या आप लोग का इंटेंसिव रैक हो, सभी का ही कलर जो होता है वाइट होता है। परमिसिबल लीकेज रेट ऑफ एयर प्रेशर इन गुड्स ट्रेन एज पर G97। तो यहीं पर जो टेक्निकल पैम्पलेट G97 है, ये क्या है, ये आप लोग का एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ फ्राइड स्टॉक, जो भी गुड्स ट्रेन फ्राइट ट्रेन के लिए एयर ब्रेक सिस्टम होता है, ये आप लोग का G97 में इसका इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के बारे में बोला गया है। तो यहीं पर आप लोग का परमिसिबल लीकेज रेट पूछ रहा है गुड्स ट्रेन में, जो कि 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखें इसे। मैक्सिमम व्हील डायमीटर ऑफ बीएलसी वागन बगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर वागन, इसका आप लोग का मैक्सिमम व्हील डायमीटर पूछा है, जो कि 840 mm होता है। तो इसमें देख लेते हैं, ये नया कंडीशन में यहीं पर दिया हुआ है 840 mm। लास्ट शॉप इशू साइज वर्सर, जो भी आप लोग का चक्का छोड़ेगा, जो भी गाड़ी छोड़ेगा, इसका चक्का का डायमीटर, व्हील का डायमीटर, लास्ट शॉप इशू साइज ये कितना होना चाहिए, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आप लोग का 793 mm। और जो कंडमनिंग होगा, कंडमनिंग व्हील डायमीटर बीएलसी वागन के लिए ये हो जाएगा 780 mm। व्हाट इज द मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर इन एम्प्टी कंडीशन ऑफ बीएलसी वागन। बीएलसी वागन में एम्प्टी कंडीशन में ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर कितना जाएगा, ये जाएगा 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और लोडेड कंडीशन में 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें एक बीएलसी वागन में 2 LSD लगा हुआ है, लोड सेंसिंग डिवाइस। तो इसका काम क्या होता है,
कि ये आप लोग का लोड एमटी को सेंस करके उसी हिसाब से एमटी कंडीशन में 2.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और लोडेड कंडीशन में 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को ये भेजता है। के टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज्ड इफ और नॉट बियॉन्ड। के टाइप ब्रेक ब्लॉक को हम लोग चेंज कर देंगे अगर इसका थिकनेस कितना से आप लोग का घिस जाएगा या कितना से आप लोग का कम हो जाएगा, और नाउट बियॉन्ड कितना और नाउट हो जाएगा, घिस जाएगा, जिसके चलते इसको चेंज करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 mm। तो यहीं पर के टाइप का जो ब्रेक ब्लॉक है ये यूज कहाँ होता है, ये यूज होता है BMBC ICF कोच में, ये भी जान लीजिए, और BMBS बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम वागन का केस में, बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम ICF कोच के लिए, और बॉगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम वागन के लिए इसी में के टाइप का ब्रेक ब्लॉक यूज होता है। और इसका जो चेंज कर देंगे, इसको अगर 12 mm या इससे ज़्यादा घिस जाता है तो ज़रूर इसको चेंज कर देना चाहिए। एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक ये भी जान लीजिए, एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक ये कहाँ यूज होता है, ये होता है अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम। तो इसी में ही ये यूज होता है एल टाइप का ब्रेक ब्लॉक। तो इसका कंडमनिंग लिमिट 10 mm है। 10 mm घिस जाएगा या इससे नीचे घिस जाएगा तो ज़रूर इसको चेंज कर देना है। द फंक्शन ऑफ नॉन रिटर्न वाल्व यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम। एयर ब्रेक सिस्टम में NRV यूज होता है। तो इसका फंक्शन, इसका काम क्या है, तो इसका काम यही होता है टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर टू FP। यहीं पर देखिए जो आप लोग का एयर से ऑक्सिलरी रिजर्वर से ये FP के तरफ ये आप लोग का बैक फ्लो होने देगा नहीं। तो इसको समझ लीजिए कैसे ये काम करता है। तो ये आप लोग का मेन FP पाइप हो गया, मेन FP मेटल पाइप हो गया। इससे आप लोग का ब्रांच निकलेगा। ये ब्रांच जो है ये FP का ब्रांच पाइप है, फीड पाइप का ब्रांच पाइप है। तो ये ब्रांच पाइप के साथ एक आइसोलेटिंग कॉक यहीं पर कनेक्शन होगा। इसके बाद डाट कलेक्टर आ जाएगा। डाट कलेक्टर के बाद एक NRV फिट होगा, NRV नॉन रिटर्न वाल्व। और इसके बाद आप लोग का प्रेशर जो आएगा ऑक्सिलरी रिजर्वर को, तो ये आप लोग का फीड पाइप से ये NRV तरफ आप लोग का एयर प्रेशर ये फ्लो होने देगा, और एयर से आप लोग का बैक फ्लो होने देगा नहीं। ये NRV का काम होता है। NRV वन साइडेड एयर को फ्लो होने देगा फीड पाइप से एयर तक, ऑक्सिलरी रिजर्वर तक, लेकिन ऑक्सिलरी रिजर्वर से फिर बैक फ्लो फीड पाइप की तरफ होने देगा नहीं। ये नॉन रिटर्न वाल्व का काम है। व्हाट इज द ड्रॉप इन द ब्रेक पाइप प्रेशर ड्यूरिंग सेंसिटिविटी टेस्ट विथ SCTR। तो SCTR के दौरान सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे तो इसमें किस रेट में प्रेशर ड्रॉप करेंगे, BP प्रेशर। यहीं पर यही क्वेश्चन है। सिंगल कार टेस्ट रिग जब करेंगे एक सिंगल कोच के लिए, तो ये कंडीशन में जो BP पाइप प्रेशर, BP प्रेशर जो ड्रॉप होगा किस रेट में होगा, जिसको कि सेंसिटिविटी टेस्ट बोलेंगे। तो ये हो जाएगा 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर BP प्रेशर ड्रॉप कीजिए, वो भी 6 सेकंड के लिए, जिसमें ब्रेक लग जाना चाहिए। ब्रेक शुड अप्लाई। ब्रेक लग जाना चाहिए, इसमें DV का सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। तो इसके साथ साथ जरूर कमेंट सेक्शन में इनसेंसिटिविटी टेस्ट जो होगा SCTR के दौरान, तो इसमें कितना BP प्रेशर कितना टाइम के लिए ड्रॉप किया जाएगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट इज द POH पीरियोडिसिटी ऑफ BBZI वागन। यहीं पर देखिए BBZI जो वागन होता है ये 8 व्हीलर
ब्रेक वैन होता है जिसमें आईसीएफ बोगी फिट होता है। तो इसमें आप लोग का पीओच का पीरियोडिसिटी पूछा है, जो कि ये हो जाएगा आप लोग का 2 ईयर्स हो जाएगा या 24 मंथ। तो इसमें भी कुछ डाटा देख लेते हैं, जैसे कि यहीं पर आप लोग का जो BVZI ब्रेक वैन और BVZC ब्रेक वैन जो है ये 4 व्हीलर ब्रेक वैन है। तो इसमें आप लोग का ये दोनों कंडीशन में जो पीओच होगा पीरियोडिकल ओवरऑलिंग ये 2 ईयर्स या 24 मंथ में होगा, और इसका जो आरोच होगा रूटीन ओवरऑलिंग ये 1 ईयर या 12 मंथ में होगा। और एक ब्रेक वैन इंडियन रेलवे में जो यूज हो रहा है BVCM, जिसमें कि मॉडिफाइड कैसनफ बोगी यूज होता है, जो कि 8 व्हीलर ब्रेक वैन है। ये 8 व्हीलर ब्रेक वैन 8 चक्का। तो इसका पीओच का पीरियोडिसिटी 4.5 ईयर या 54 मंथ, और आरोच का जो पीरियोडिसिटी इसमें होगा रूटीन ओवरऑलिंग ये 1.5 ईयर या 18 मंथ। तो ये जो एक्स्ट्रा आप लोग का इन्फॉर्मेशन है ज़रूर आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हैं, और यही आप लोग के लिए ही नोट्स होगा। नोट्स के बारे में किसी को बोलना नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग अपने के लिए लिख के रखेंगे वही आप लोग का ही एकदम बढ़िया नोट्स होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द आरोच इंटरवल ऑफ BRN वागन। यहीं पर देखिए BRN वागन जो कि एक फ्लैट वागन होता है, इसका रूटीन ओवरऑलिंग का पीरियोडिसिटी इंटरवल पूछा है। तो ये आप लोग का कितना हो जाएगा। तो इसमें आप लोग का देखिए बहुत सारे अलग अलग डिवीजन में कोई ना कोई वागन का पीओच आरोच पीरियोडिसिटी पूछ रहा है। तो इसीलिए आरोच और पीरियोडिसिटी, आरोच का पीरियोडिसिटी या पीओच का पीरियोडिसिटी, इसका PDF आप लोग का गूगल में सर्च करके आप लोग इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, और इसको याद रखिए जैसे कि आप लोग से कोई गलती ना हो। तो यहीं पर BRN वागन के लिए देखेंगे रूटीन ओवरऑलिंग। तो ये आप लोग का आरोच पूछा है रूटीन ओवरऑलिंग के लिए, ये फास्ट हो या सब्सिक्वेंट, दोनों का केस में ही जो आरोच होगा BRN वागन के लिए ये 18 मंथ होगा। फर्स्ट आप लोग का क्या होता है, जो भी न्यू बिल्ड आप लोग का वागन आएगा फर्स्ट टाइम के लिए जो आरोच होगा ये 18 महीने में होगा। इसके साथ साथ इसके बाद भी जो आप लोग का आरोच होगा वो भी 18 महीना में होगा। इसी हिसाब से पीओच भी देख लीजिए BRN वागन के लिए पीरियोडिकल ओवरऑलिंग, ये फर्स्ट आप लोग का जो पीओच होगा न्यू बिल्ड वागन के लिए ये 6 साल में होगा या 72 मंथ, और जो सब्सिक्वेंट पीओच होगा उसके बाद जो पीओच सब होगा ये 4.5 ईयर में होगा या 54 मंथ। तो यहीं पर आप लोग का BRN वागन के लिए पूछा था। तो BRN वागन का आरोच का इंटरवल जो होगा पीरियोडिसिटी होगा ये 18 मंथ होगा। व्हाट इज द कंडमनिंग लिमिट ऑफ कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक यूज इन वागन। तो वागन में जो कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक यूज हो रहा है इसका कंडमनिंग लिमिट पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का यहीं पर मेंशन नहीं किया है कि अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिस्टम है या BMBS है। तो BMBS के लिए 12 mm और अंडर फ्रेम माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम के लिए ये हो जाएगा 10 mm। तो यहीं पर 10 mm भी दिया हुआ है, 12 mm भी दिया हुआ है।
व्हाट इज द ए डायमेंशन ऑफ BOBRN वागन? BOBRN वागन का ए डायमेंशन 27 + 2 - 0 mm। ऑप्शन बी के साथ चलिए। और अदर जो वागन आप लोग का, अदर मैक्सिमम वागन के लिए ये ए डायमेंशन जो होता है 70 + 2 - 0 mm। तो ये आप लोग का ए डायमेंशन कंट्रोल रॉड हेड और बैरल फेस के बीच में जो दूरी होता है वही होता है ए डायमेंशन। पिस्टन स्ट्रोक ऑफ लोडेड कंडीशन BCN HL वागन, यहीं पर देखिए पिस्टन स्ट्रोक पूछा है जो कि BCN HL वागन होगा, वो भी लोडेड कंडीशन में। तो इसके लिए आप लोग का जो पिस्टन स्ट्रोक हो जाएगा ये होगा 120 ± 10 mm। ये आप लोग का लोडेड कंडीशन में। तो एम्प्टी कंडीशन के लिए ये कितना हो जाएगा? एम्प्टी कंडीशन ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा, 85 ± 10 mm BCN HL वागन के लिए एम्प्टी कंडीशन में। व्हाट इज द वर्टिकल वेयर लिमिट ऑफ फ्रिक्शन वेज ब्लॉक फिटेड इन कैसनफ बॉगी? कैसनफ बॉगी में जो फ्रिक्शन वेज ब्लॉक फिट होता है तो इसका वर्टिकल वेयर लिमिट पूछा है। ये वर्टिकल वेयर लिमिट पूछा है तो वर्टिकल वेयर लिमिट ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 mm। अगर ये वर्टिकल सरफेस के लिए पूछा था, अगर स्लोप सरफेस के लिए पूछा होता तो ये 3 mm हो जाता है वेयर लिमिट। स्लोप सरफेस वेयर लिमिट ऑफ फ्रिक्शन स्विच वेयर ब्लॉक फॉर कैसनफ बॉगी 3 mm हो जाएगा। व्हाट इज द कंडमनिंग हाइट ऑफ इलास्टोमेरिक पैड? EM पैड का यहीं पर पूछा है, इलास्टोमेरिक पैड EM पैड इसका फुल फॉर्म होता है EM पैड का। तो EM पैड का यहीं पर कंडमनिंग हाइट पूछा है तो ये हो जाएगा 42 mm। ये अगर नया कंडीशन के लिए पूछा होता तो ये 46 mm होता। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड इन वागन बॉडी ऑफ बक्सेनार? तो आप लोग जानते हैं बक्सन से बक्सेनार को रिहेबिलिट किया जाता है। तो ये कंडीशन में आप लोग का बक्सन आर के लिए जो मटेरियल हो जाएगा ये स्टेनलेस स्टील हो जाएगा। अगर ये बक्सन के लिए मटेरियल का स्पेसिफिकेशन होता तो ये माइल्ड स्टील होता है, MS होता। फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ वागन नंबर इंडिकेट्स। तो न्यू वागन नंबरिंग स्कीम में पहला 2 संख्या ये टाइप ऑफ वागन को दर्शाता है। इसके बारे में बहुत सारा वीडियो में बताया गया है। तो यहीं पर फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ये किसको इंडिकेट करेगा? यहीं पर आया हुआ है टाइप ऑफ वागन। थर्ड एंड फोर्थ डिजिट ये इंडिकेट करेगा ये ओनिंग रेलियो को, कौन सा रेलियो का ये वागन है। फिफ्थ एंड सिक्स डिजिट ये 5 और 6 नंबर वाला डिजिट ये ईयर ऑफ बिल्ड को दर्शाएगा, कौन सा साल में कौन सा ईयर में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। इसके बाद 7, 8, 9 और 10वां वाला जो डिजिट होगा ये 4 डिजिट जो होगा वागन का इंडिविजुअल सीरियल नंबर को दर्शाएगा, इंडिविजुअल सीरियल नंबर। और जो 11वां वाला डिजिट होगा ये हो जाएगा चेक डिजिट। तो इसको आप लोग बहुत सारा वीडियो में बताया गया है, जरूर याद रखे होंगे। व्हाट इज द व्हील बेस ऑफ कैसनफ बॉगी? कैसनफ बॉगी का व्हील बेस पूछा है तो ये 2000 या 2000 ± 5 mm। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है वंदे भारत का व्हील बेस कितना है, LHB का व्हील बेस कितना है, वागन का कितना है और
आईसीएफ का कितना है, यहीं पर वागन का आया हुआ है, इसको छोड़ दीजिए। वंदे भारत, एलएचबी और आईसीएफ कोच के लिए ये व्हील बेस जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट इज द एक्सेल लोड ऑफ केसनफ 22 HS बोगी? केसनफ 22 HS बोगी के लिए एक्सेल लोड हो जाएगा 22.9 टन। व्हाट अमाउंट ऑफ ग्रीस टू बी अप्लाइड इन ई क्लास CTRB? ये देख लीजिए बढ़िया से, ई क्लास CTRB के लिए पूछा है कि यहीं पर कितना ग्रीस आप लोग का पर एक्सेल बॉक्स में फिलिंग होगा। तो ये जो हो जाएगा आप लोग का ई क्लास CTRB के लिए, यहाँ पर देख लीजिए ई क्लास और आप लोग का के क्लास CTRB दोनों के लिए अलग अलग आप लोग का अमाउंट में ग्रीस फिलिंग होता है पर एक्सेल बॉक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा 390 ± 20 ग्राम ई क्लास CTRB के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आप लोग का कितना ग्रीस फिलिंग होता है के क्लास CTRB में, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो के क्लास के लिए आप लोग का 100 यहीं पर माइनस कर दीजिए, वही हो जाएगा आप लोग का के क्लास के लिए। ई क्लास में ज़्यादा रहेगा, के क्लास में कम ग्रीस फिलिंग होगा। तो ये हो जाएगा 290 ± 20 ग्राम। इसको आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं, ई क्लास में ज़्यादा फिल होगा और के क्लास में कम होगा। Bearing mounting machine of CTRB needs to be periodically calibrated for its proper working at specific force of। तो यहीं पर देखिए जो CTRB को एक्सेल में माउंट करेंगे इसके लिए बियरिंग माउंटिंग मशीन यूज होता है। तो ये पीरियोडिकली टाइम टू टाइम इसका कैलिब्रेशन होना ज़रूरी है। तो कैलिब्रेशन ये होने के बाद ये जो प्रॉपर वर्किंग करेगा इसके लिए एक फोर्स चाहिए। तो जैसे कि आप लोग का फोर्स के माध्यम से ही CTRB को बियरिंग माउंटिंग मशीन के द्वारा एक्सेल में फिट किया जाता है। तो इसमें आप लोग का जो कैलिब्रेट होने के बाद इसमें प्रॉपर वर्किंग फोर्स कितना होना चाहिए, तो ये आप लोग का इसका सही जो एक्चुअल आंसर है ये है 55 ± 5 टन। लेकिन यहीं पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका नियरेस्ट आप लोग का ऑप्शन 50 ± 5 टन आप लोग ले सकते हैं। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। टॉर्किंग ऑफ एंड कैप स्क्रू ऑफ ई क्लास CTRB शुड बी डोनेट। तो यहीं पर देखिए टॉर्क कितना रिक्वायर्ड है, जो कि ई क्लास CTRB का आप लोग का एंड कैप स्क्रू को टाइट करने के लिए जो टॉर्क अमाउंट कितना चाहिए, कितना टॉर्क में इसको टाइट करना है। तो ई क्लास CTRB के लिए ये कितना हो जाएगा और के क्लास के लिए कितना होगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखना है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये 40 kg हो जाएगा ई क्लास CTRB के लिए। इसी हिसाब से आप लोग का अगर के क्लास CTRB के लिए ये क्वेश्चन होगा कि आप लोग का इसका एंड कैप स्क्रू को टाइट करने के लिए टॉर्क कितना अमाउंट का टॉर्क कितना आप लोग का टॉर्क चाहिए इसको टाइट करने के लिए। तो ये हो जाएगा 58 kg। तो ऑप्शन यहीं पर डी के साथ चलिए। Which is the most changeable item during overhauling of CTRB? CTRB को कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग को जब भी ओवरऑलिंग करेंगे तो यहीं पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है, पार्ट्स है, जिसको आप लोग को जैसे भी चेंज करना है, मस्ट चेंजेबल आइटम है। तो यहीं पर आप लोग का एंड कैप स्क्रू जो है मस्ट चेंजेबल आइटम है। जैसे कि एंड लॉकिंग प्लेट होता है, इसी हिसाब से एंड कैप स्क्रू ये मस्ट चेंजेबल आइटम है CTRB का ओवरऑलिंग के दौरान। What should be detached after how much Excel box running temperature? Wagon should be detached after how much Excel box running temperature? तो वागन का केस में पूछ रहा है कि हॉट एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर कितना होता है जिसके चलते वागन को डिटैच करना पड़ता है। तो ऑप्शन में देखेंगे ये वागन का केस में 90 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़्यादा होता है, तो इसको हॉट एक्सेल बॉक्स माना जाता है और वागन को डिटैच कर देना है तुरंत सर्विस से, रैक से। इसी हिसाब से अगर कोचिंग का केस में हो तो हॉट एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
क्वेश्चन ऑफ 22 HS बोगी फ्री हाइट ऑफ आउटर स्प्रिंग ऑफ ग्रीन बैंड शुड बी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ऑफ 22 HS बोगी के लिए पूछा है, वो भी आउटर स्प्रिंग और वो भी आप लोग का ग्रीन बैंड। तो इसमें इसका फ्री हाइट का रेंज कितना होना है, तो ये आप लोग एक बार देख लीजिए। इसको भी एक वीडियो में बताया गया है, लेकिन इसको आप लोग याद रखिए और एक बार इसको बताने का कोशिश करवा रहे हैं। जैसे कि ये 22 HS आप लोग का जो बोगी है, इसमें आप लोग का आउटर स्प्रिंग का ये न्यू कंडीशन में कितना है, ये न्यू कंडीशन में 260 mm है और इसका 15 mm घटा दीजिए तो कंडमनिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा 245 mm। तो इसको एक बार देख लीजिए आप लोग का डिफरेंट कलर बैंड के अनुसार इसका जो फ्री हाइट है ये भी चेंज होते जाता है। तो यहीं पर फर्स्ट देखेंगे ग्रीन बैंड के लिए, अगर स्प्रिंग में ग्रीन बैंड रहेगा 22 HS आउटर स्प्रिंग के लिए, तो ये 260 से 257 mm, 3 mm का वेरिएशन रहेगा। येलो बैंड रहेगा तो 257 से 254 हो जाएगा, 257 से 254। ऑरेंज के लिए ऑरेंज बैंड रहेगा तो 254 mm टू 251। वाइट बैंड के लिए 251 से 248। रेड अगर बैंड होगा जो कि कंडमनिंग होगा 248 से 245 mm। तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ज़रूर याद रखिए। तो यहीं पर क्वेश्चन के अनुसार ये हो जाएगा आप लोग का 22 HS क्वेश्चन ऑफ बॉगी के लिए आउटर स्प्रिंग में जो ग्रीन बैंड रहेगा इसका फ्री हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260 से 257 हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। एट व्हिच प्रेशर एयर हॉर्स वैगन शुड बी टेस्टेड ऑन टेस्ट बेंच। जब भी एयर हॉर्स टेस्ट करेंगे तो टेस्ट बेंच में इसको कितना प्रेशर के साथ उसको चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 kg/cm² प्रेशर के साथ जितना भी एयर हॉर्स है वैगन का इसको टेस्ट कीजिए। व्हिच कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर इज फिटेड इन BBZI वैगन। तो BBZI वैगन के लिए पूछा है। BBZI एक ब्रेक फैन होता है, 8 व्हीलर ऐसे बोगी रहता है। तो इसका एयर रिजर्वर का कैपेसिटी पूछ रहा है, तो ये 200 लीटर हो जाएगा। इसी हिसाब से BBZC के लिए देख लीजिए, BBZC का एयर का जो कैपेसिटी होगा 75 लीटर। BBCM ब्रेक वैन के लिए ऑक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी 100 लीटर। व्हिच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल RSCR 1966 डील्स विद द ट्रांजैक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का कौन सा नियम के चलते चल संपत्ति का लेन देन से संबंधित है, तो ये रूल नंबर कितना हो जाएगा RSCR 1966। तो ये आप लोग का हो जाएगा रूल 18 हो जाएगा। तो रूल 18 में चल अचल संपत्ति के बारे में, लेन देन के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। What will be the amount of contribution to the national pension system when a railway servant under NPS is placed under suspension। तो यहीं पर देखिए जो NPS सिस्टम है, न्यू पेंशन स्कीम पहला नाम था, जिसके बाद इसका नाम चेंज हुआ नेशनल पेंशन सिस्टम। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा, तो ये जो कंट्रीब्यूशन होगा जैसे कि एम्प्लॉय की साइड से आप लोग का 10% का होता था और जो रेलवे का साइड से ये 14% का कंट्रीब्यूशन होता था। तो NPS के अनुसार तो इसमें आप लोग का अगर कोई कर्मचारी निलंबन में है, अंडर सस्पेंशन है, तो ये कंडीशन में यहीं पर जो कंट्रीब्यूशन होगा NPS के लिए, तो ये आप लोग का कितना होना चाहिए,
तो कोई भी कर्मचारी अगर सस्पेंशन में है, निलंबन में है, तो एनपीएस के लिए इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा ये हो जाएगा नील हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ए फैक्ट्री विदाउट पावर? बिजली के बिना एक फैक्ट्री बनाने के लिए कितना श्रमिकों की आवश्यकता होती है? तो यहीं पर देखिए विदाउट पावर पूछा है, विदाउट पावर पूछा है। एक आप लोग फैक्ट्री को बनाएंगे तो इसके लिए कितना आप लोग का वर्कर चाहिए? तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर आप लोग का विथ पावर होता तो एक फैक्ट्री बनाने के लिए आप लोग का कितना मैन पावर चाहिए, कितना वर्कर चाहिए? तो ये हो जाता 10 हो जाता। व्हाट आर द वर्किंग आवर पर वीक अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948? तो यहीं पर देखिए फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत यहाँ पर वर्किंग आवर पर वीक के लिए, तो यहीं पर आप लोग का फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत प्रति सप्ताह कार्य घंटा, प्रति सप्ताह कार्य घंटा कितना है? 48 आवर्स। LAP will be calculated for credit to railway servant at the rate of days to each completed month। तो यहीं पर देखिए LAP जो आप लोग को दिया जाता है रेलवे एम्प्लॉय को, तो यहीं पर मंथ कितना दिया जाता है? तो ये पर मंथ आप लोग का 2.5 to 1.5 2.5 का दर से दिया जाता है, 2.5 डेज दिया जाता है। तो इसमें आप लोग का जो LAP जो दिया जाता है ये 1 जनवरी को एक बार 15 डेज आप लोग का लीव अकाउंट में क्रेडिट करवा दिया जाता है, और एक बार 1 जुलाई में 15 दिन का LAP क्रेडिट किया जाता है। तो ये कंडीशन में टोटल आप लोग का 30 डेज, ये एक साल के लिए, एक साल में 30 डेज LAP दिया जाता है। तो पर मंथ का निकालेंगे, पर महीना, हर महीने के लिए, एक महीना के लिए ये आप लोग का 30/12 हो जाएगा, जो कि 1.5 या 2.5 डेज। तो वहीं पर ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी? इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सा कंप्यूटर मेमोरी नहीं है? ये देखिए रोम रीड ऑनली मेमोरी ये मेमोरी है, काखे मेमोरी ये भी है, फ्लैश मेमोरी ये भी है, लेकिन HTTP ये आप लोग का मेमोरी नहीं है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है, ये जो कि एक कंप्यूटर का मेमोरी नहीं है। इन केस ऑफ एसेंशियली इंटरमिटेंट वर्कर लेस देन डेज आवर्स ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड एज शट ऑफ। अनिवार्य रूप से रुक कर काम करने वाला कर्मचारियों के मामले में 10 घंटे से कम आराम को शट ऑफ माना जाता है। तो यहीं पर देखिए जैसे कि HOER के अंतर्गत आवर्स ऑफ जो एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन है, ये 4 प्रकार का कर्मचारी होते हैं, जैसे कि कंटिन्यूस, इंटेंसिव, एसेंशियली इंटरमिटेंट और एक्सक्लूडेड। ये 4 प्रकार का कर्मचारी होते हैं। तो इसमें आप लोग का क्वेश्चन है जो एसेंशियली इंटरमिटेंट टाइप कैटेगरी का जो एम्प्लॉय रहेंगे, जो वर्कर्स रहेंगे, तो उनको जो शट ऑफ पीरियड होगा ये लेस देन कितना घंटा होगा, यहीं पर पूछा है लेस देन कितना आवर होगा। तो शट ऑफ क्या होता है यहीं पर देख लीजिए। शट ऑफ का मीनिंग क्या होता है कि आप लोग का एक जो आप लोग का रोस्टर ड्यूटी ख़त्म हो रहा है और दूसरा रोस्टर ड्यूटी शुरू होने का बीच में जो रेस्ट पीरियड है, तो रेस्ट पीरियड बिटवीन
एंड ऑफ वन रोस्टर ड्यूटी एंड बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट रोस्टर ड्यूटी। तो एक रोस्टर ड्यूटी आप लोग का ख़त्म हो रहा है और दूसरा आप लोग का रोस्टर ड्यूटी चालू होगा। यही बीच में जो रेस्ट पीरियड होगा उसी को ही शटअप बोला जाएगा, जो कि एसेंशियली इंटरमिटेंट जो कैटेगरी टाइप का वर्कर रहेंगे, इसके लिए ये जो रेस्ट पीरियड तो लेस देन कितना आवर होना चाहिए, तो लेस देन ये 8 आवर्स होना चाहिए। इस हिसाब से इंटेंसिव कैटेगरी वर्कर के लिए ये लेस देन 14 आवर्स होगा मैक्सिमम, और कंटिन्यूस कैटेगरी का जो एम्प्लॉय रहेंगे, वर्कर रहेंगे, इनके लिए ये लेस देन सेटअप पीरियड जो लेस देन 10 आवर्स होगा। तो इसको भी याद रखिए। Which of the following is not a programming language? तो यहीं पर देखिए जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी है, HTML भी है, लेकिन फोटोशॉप ये आप लोग का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये फ़ोटो एडिटिंग एक सॉफ्टवेयर है। Which of the following deduction are permitted from subsistence allowance of a suspended employee? निलंबित कर्मचारी का निर्वाह भत्ते से निम्नलिखित में से कौन सी कटौती की अनुमति है? तो जो भी कर्मचारी सस्पेंशन निलंबन में रहते हैं तो उनको सब्सिस्टेंस अलाउंस निर्वाह भत्ता दिया जाता है। तो ये आप लोग का यही निर्वाह भत्ता से किस प्रकार का डिडक्शन अलाउड है, तो ये आप लोग का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ये हाउस रेंट होगा। निलंबित कर्मचारी के निर्वाह भत्ता से निम्नलिखित में से कौन सा कटौती का अनुमति है? यह हाउस रेंट का अनुमति है। यहीं पर कोर्ट अटैचमेंट और सब्सक्रिप्शन टू PF फंड, प्रोविडेंट फंड, इसमें आप लोग का अलाउड नहीं है, इसमें आप लोग को कटौती करने के लिए। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा हाउस रेंट। देयर आर डेज लेवल्स ऑफ पे एज पर 7th CPC। तो 7वां सेंट्रल पे कमीशन में कितना लेवल है पे मैट्रिक्स में? तो यहीं पर जो लेवल होगा टोटल 18 लेवल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, राजभाषा का क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? सेक्शन, टोटल सेक्शन, धारा। तो ये टोटल धाराएं कितना हो जाएगा? ये 9 सेक्शन होता है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट राजभाषा अधिनियम 1963 में टोटल सेक्शन 9 के संख्या में 9 धाराएं। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? राजभाषा आयोग में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से यहीं पर देख लीजिए 20 सदस्य, 20 मेंबर, और राज्यसभा से ये 10 के संख्या में मेंबर। तो टोटल जो मेंबर होते हैं ये 30 मेंबर होते हैं। When was हिंदी मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में कब बनाया गया, कब इसको आधिकारिक रूप से माना गया? हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा कब बनाया गया? तो ये हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक भाषा बनाया गया था भारत का। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड? राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो ये 1976 में पारित हुआ, 17 जुलाई 1976 को ये पारित हुआ था ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, राजभाषा अधिनियम। हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमिटी? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री जी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? भारत संघ की आधिकारिक भाषा क्या है? भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो ये हो जाएगा हिंदी विथ देवनागरी स्क्रिप्ट, हिंदी
देवनागरी लिपि में। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हेन हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसी हिसाब से जो वर्ल्ड हिंदी डे होता है, विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, 10 जनवरी को। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये इंग्लिश। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इन व्हिच स्टेट्स उर्दू हैज बीन डिक्लेयर्ड एट ऑफिशियल लैंग्वेज, किन राज्यों में उर्दू को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? तो ये आप लोग का हो जाएगा आंध्र प्रदेश और बिहार। आंध्र प्रदेश एवं बिहार में ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसको उर्दू को डिक्लेयर किया गया है, घोषित किया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर ये देखिए, असमिया ये शामिल है, बांग्ला शामिल है, पंजाबी शामिल है, लेकिन जो कुमाऊनी जो लैंग्वेज है, कुमाऊनी, ये लैंग्वेज 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर चक्रधरपुर डिवीजन साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो टेक्नीशियन 3 डिपार्टमेंटल सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक्स कीजिए। जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द जुड़ जाइए। अभी आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, LDC एग्ज़ाम आ रहा है, तो बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल में कम्युनिटी आप लोग का पेज में क्लिक कीजिए, कम्युनिटी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, वहाँ ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। जैसे डेली ही कम्युनिटी सेक्शन में क्वेश्चन अपलोड किया जा रहा है आप लोग का एक्स्ट्रा प्रिपरेशन के लिए। तो मिलेंगे कोई एक नया डिवीज़न का पेपर लेके बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।